साल 2026 में सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों की होगी और इस चुनौती की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. Mr. Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy. क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक दीवानगी है या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वाकई उनके मन मस्तिष्क में कोई बात है? मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। जहां तक आपने रशियन ऑयल की बात करी है, अभी एक बयान आया है, जो नए एम्बेसडर हैं अमेरिका के इंडिया में, सर्गियो गौर, उन्होंने कहा है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी या एक बहुत खास प्रायोरिटी होगी इंडिया को इंश्योर करना कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। जब भी कोई बुली होता है, उसकी ये आदत होती है कि अगर कोई ताकतवर इंसान से वो बात कर रहा होता है तो वो झुक जाता है। अगर उसको लगता है कि मैं इसको दबा सकता हूँ तो वो दबाता है। तो अगर हमारे ऑफिशियल जो है, हमारे मिनिस्टर्स जो है, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये विनय क्वात्रा की बात आई है, अगर ये सच है तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। जो एससीओ समिट थी उसमें वहां पर जब ये देखा कि पुतिन साहब मौजूद थे, शी जिनपिंग थे, नरेंद्र मोदी थे और हमने तो देखा बड़ी गलबैयां हुई वहां पर, एक दूसरे से बड़े गले लग रहे थे सब लोग। नरेंद्र मोदी काफी हंसते हुए नजर आ रहे थे। क्या आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तस्वीरों ने ट्रिगर किया डोनाल्ड ट्रंप को, चूंकि वो ब्रिक्स के प्रति पहले से ही नर्वस हैं? पुतिन, शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फोटो आई थी, उससे काफी घबराहट हो गई थी अमेरिका के अंदर कि शायद मोदी जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो अब इंडिया जो है वो अलाइन कर रहा है अपनों को चीन के साथ। पर ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर वो इतना घबरा सकते हैं इससे, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसके अंदर इंडिया को नॉर्मल रिलेशंस करने चाहिए चाइना के साथ। और हमें ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहाँ ग्लोबल साउथ है, हमको उनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज ये नई चीज बन रही है और दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश की राजनीति में आप देख रहे हैं उबाल आ रहा है हर तरफ, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो देश की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो पूरा कनेक्शन है। जी हाँ, इस वक्त सबसे ज्यादा बातचीत जो हो रही है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप वहां और नरेंद्र मोदी यहाँ, इन दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो हमें आखिर कहां लेके जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पूरी दुनिया में जो हमारा एक स्टेटस है एक डेमोक्रेसी के तौर पर, वो सब कुछ प्रभावित हो रहा है। लेकिन सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब जिनको पता है वो बोलने को तैयार नहीं है और बाकी लोग हक्का बक्का सिर्फ देख रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ और खासकर भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उन बयानों की तरफ आऊं, आज के एक बयान पर मैं आपकी नजर डालना चाहती हूँ और आपको अपने मेहमान से भी मिलवा देना चाहती हूँ। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल पर। उनका एक पॉडकास्ट जिसको आपने बहुत देखा और बड़ी, मैं कहूंगी, तवज्जो के साथ देखा। जितनी बड़ी तादाद में कमेंट्स आए, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत में इस वक्त शायद उनसे बड़ा कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं है। फोर्स मैगजीन के एडिटर भी हैं वो। उनसे हम बातचीत करेंगे इन सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, आज ये देखिए रिपोर्ट छप रही है और धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है, ये पॉडकास्ट से निकली हुई खबर है कि जो वहां के वाणिज्य मंत्री, कहूं मैं, कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वहां के, यानी कॉमर्स मिनिस्टर मान लीजिए, वाणिज्य मंत्री अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि इंडो यूएस जो डील होनी थी, ट्रेड डील होनी थी, उस डील में 3 हफ्ते का समय दिया गया था भारत को। 3 हफ्ते गुजर गए और भारत का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत नहीं हुई और ये खत्म हो गया। यानी ये डील नहीं हो पाई और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि तब पहुंचे मोदी जी वहां पर, या मोदी जी के नुमाइंदे तब पहुंचे जब तक कि ये ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। प्रवीण साहनी जी, किस तरह से इस बात को हम समझें? क्या ऐसा होता है अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में? चलिए मोदी जी ना सही तो कोई मंत्री, उनका कोई संतरी, कोई डिप्लोमेट, कोई तो बात कर लेता। देखिए, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अंदर की बात क्या है वो हम नहीं जानते हैं क्या हुआ। बट ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इंडिया के रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप की सेकंड टर्म में। और मैं इसको देखता नहीं हूँ कि ये किसी तरीके से सुधरेंगे। और ये भी कहना ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए बातचीत करना प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत है वो मुंह के ऊपर कुछ भी बोल देते हैं, बिकॉज ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद इट। तो वो एक
आफ्टर ऑल इंडिया एक 1.5 मिलियन बिलियन पीपल का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। उसके प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, बिकॉज वो ठीक नहीं है उनका पूरा रवैया। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है अंदर की बात क्या हुई है, पर ये बहुत गलत हुआ है जो ट्रेड डील नहीं हो पाई है और ये डिले हो गई है। और इसका नुकसान क्या होगा भारत को? देखिए, हम हमारी बेसिकली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका में के ऊपर, हमारी सर्विसेज। क्योंकि अगर आप हमारा देखिएगा पूरा जो ट्रेड है, जो हमारा जीडीपी है, उसमें सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है। और सर्विसेज में बहुत सारा आईटी का है, और आईटी का बहुत सारा बिजनेस अमेरिका के साथ है। तो उससे हमें नुकसान तो बहुत होता है, क्योंकि ये बहुत डेकेड से इसको हमने बनाया हुआ है अमेरिका के साथ। तो अब कितना होगा एग्जैक्ट नुकसान वो कहना मुश्किल है, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि अगर नहीं हो पा रहा है तो। अच्छा साइन नहीं है। मैं उस आर्टिकल की तरफ भी दर्शकों का रुझान मैं उनको लाना चाहती हूँ कि ये आर्टिकल आपने द वायर में लिखा है, और लिखा है कि इस साल 2026 में सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों की होगी। और इस चुनौती की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? आप जानते हैं प्रवीण साहनी जी कि मैं उन पत्रकारों में शामिल हूँ जो आलोचक रही हूँ मैं नरेंद्र मोदी की। अब भी उनकी नीति और राजनीति की मैं हर रोज आलोचना करती हूँ। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है जब 140 करोड़ लोगों के नेता को इस तरह से बातचीत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये दो बयानों की तरफ मैं इंगित करना चाहती हूँ। एक बयान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, मैं अभी खुश नहीं हूं, लेकिन रूस से तेल वो खरीदना बंद कर देंगे फिर मैं खुश होऊंगा। उसके बाद दूसरा बयान आता है, ये तो बयान लीक हो गया, फिर दूसरा बयान आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं जब बना राष्ट्रपति कि मे आई सी यू सर सर, यानी क्या मैं जनाब या महोदय, मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ, हुजूर मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या? इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। ये कितना भी हम कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप एक दीवाने हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक दीवानगी है, या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वाकई उनके मन मस्तिष्क में कोई बात है? ये मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। जहां तक आपने रशियन ऑयल की बात करी है, अभी एक बयान आया है, जो नए अम्बेसडर हैं अमेरिका के इंडिया में, सर्गियो गौर, उन्होंने कहा है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी या एक बहुत खास प्रायोरिटी होगी इंडिया को इंश्योर करना कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। उसके बाद हमने ये भी सुना है, जो ये इनके सेनेटर हैं ग्राहम, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा है कि जो हमारे इंडियन एम्बेसडर राजदूत है अमेरिका के अंदर विनय क्वात्रा, उन्होंने कुछ महीने पहले हमें डिनर पे बुलाया था और ये कहा था, डिनर पे एक ही बात करी क्वात्रा ने, कि आप जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को बताइएगा कि अब हम रशिया से कम ऑयल खरीद रहे हैं। तो हमें ये सब मतलब शोभा नहीं देता है हिंदुस्तान को। इतना बड़ा मुल्क है, इतने यहाँ लोग हैं, इतनी बड़ी मार्केट है। दूसरी बात जो आपने कही, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि सर मे आई कम एंड सी यू। देखिए, ऐसा है कि 20 जनवरी को पिछले साल इनॉग्रेशन हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का, और पहले 2-3 दिन में ही ये क्लियर हो गया था कि इनकी प्रायोरिटीज जो है वो बहुत अलग होंगी। ये बात कर रहे थे ग्रीनलैंड लेने की, ये बात कर रहे थे कि जो कनाडा है उसको 51st स्टेट बना लिया जाए अमेरिका का। कहने का मतलब ये है, समझदारी इसमें थी, अगर हिंदुस्तान के जो हमारे नेता हैं वो थोड़ी देर आराम से बैठते, पता करते कि इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी। हमने वो नहीं किया, और बहुत जल्दबाजी करी कि हमको सबसे पहले वहाँ पहुँचना है, हमारा मीडिया भी वहाँ पहुँच गया कि प्रधानमंत्री पहले, कुछ उन नेताओं में से है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप मिले हैं। देखिए, ये इसमें पहला कुछ नहीं होता है, हमें अपने देश का हित देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गलत था हमारा एकदम वहाँ पे जाना, जबकि पता है इनकी पहली टर्म तब जब हुई थी, इनकी टर्म प्रेसिडेंट ट्रंप की, तब भी इनकी नीति अलग थी, कि अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई है। तो हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए था, जो यहाँ नहीं लिया गया है उससे हमारे को नुकसान हुआ है। और देखिए, जब भी कोई बुली होता है, उसकी ये आदत होती है कि अगर कोई ताकतवर इंसान से वो बात कर रहा होता है तो वो झुक जाता है। अगर उसको लगता है कि मैं इसको दबा सकता हूँ तो वो दबाता है। तो अगर हमारे ऑफिशियल जो है, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये विनय क्वात्रा की बात आई है, अगर ये सच है तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए।
मैं अब दर्शकों को फिर वही याद दिलाना चाहती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर पर भी मैंने बातचीत की थी, बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादातर बातचीत इस पॉडकास्ट में उसी बारे में हुई थी। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद, और आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो टिके रहे अपनी बात पर जब ये ऑपरेशन हो रहा था, जब सबसे ज़्यादा था इस बारे में मुँह भी खोलना, साँस भी लेना इस बारे में, उसी को देशद्रोही बताया जा रहा था और उस वक़्त अपनी बात पर आप टिके रहे और उसके हफ्तों बाद अभी हमने देखा जो रिकी गिल नाम के इंडियन ओरिजिन के सहयोगी जो हैं, ये सीनियर डायरेक्टर हैं साउथ एशिया के जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बाकायदा उनको अवार्ड मिला है और ये अवार्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवार्ड मिला है सीज फायर कराने में भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात को अगर एक तरफ को हम किनारा कर दें, जैसे कहा जाता है कि भी उनको तो पता नहीं है वो क्या क्या कहते रहते हैं, ये तो अमेरिका की सरकार ने बाकायदा वहां के विदेश मंत्री ने ये अवार्ड गिल साहब को दिया जो भारत के ही ओरिजिन के व्यक्ति हैं ये। और इसके बाद तो पूरी तरीके से ये बात, अब इसमें कोई शक अभी भी कोई बाकी है कि भारत की सरकार को स्वीकार करना बाकी है? देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मैं उनको इतना वो नहीं समझता हूँ। ही इज़ अ मैवरिक। पर ये नहीं है कि वो सोचते नहीं हैं, वो अपना अलग तरीके से सोचते हैं, अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। और अभी हमारे पास काफ़ी एविडेंस है जो ये बता रहा है। रिकी गिल का तो एक ही केस है, जैसे कि हम सब जानते हैं। 10 मई को जब ये जंग खत्म हुई थी 4 दिन की, उस समय सबसे पहले सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। और शाम को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने उसको कंफर्म किया था। कहने का मतलब ये है कि एविडेंस है। अब देखिए, अब हम नहीं इस बात को मानना चाहते हैं, उसके अपने सरकार के कुछ कारण होंगे, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट सवाल ये है, उनका योगदान रहा है और एविडेंस है उसका। जी हाँ, अब मैं आना चाहती हूँ उस आर्टिकल पर। बहुत महत्वपूर्ण आपकी बात है और मुझे शक है कि शायद मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इस आर्टिकल को पढ़कर कोई आपकी राय से सहमत होगा, लेकिन फिर भी उनकी भलाई के लिए ही एक बार यहाँ ये आर्टिकल पहली बात तो दर्शकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, द वायर पर छपा है आज ही। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो सिलसिलेवार तरीके से ये भी लिखा है कि कमियाँ क्या हैं और आपने उसका यानी बीमारी भी आपने बताई है और उसका आपने प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि क्या-क्या हो सकता है। इसमें आप ये कह रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं भारत के पास उसमें ब्रिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो जो करेंसी को लेकर लिखी है कि डॉलर को लेकर जो एक रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया की उसको रिप्लेस, लेकिन आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसको अलग से पूछूंगी इस सवाल को। पहले ब्रिक्स वाले सवाल पर मैं आ जाती हूँ और ब्रिक्स को लेकर साथ साथ ये वेनेजुएला में जो किडनैपिंग हो गई वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप ब्रिक्स को लेकर कितना नर्वस हैं डोनाल्ड ट्रंप और भारत को क्या करना चाहिए? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। जहाँ तक वेनेजुएला का ताल्लुक है, वो उनकी अगर आप देखिएगा दिसंबर में जो आई है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि जो उनका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये मॉनरो डॉक्ट्रिन होती थी 1823 की। वो बेसिकली थी अगेंस्ट द यूरोपियन इंपीरियलिज्म कि वो वहाँ पर आकर हम कोई भी अपना इन्फ्लुएंस या अपनी मिलिट्री बेसिस वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की ये सोच है, और जिससे मैं एक कुछ हद तक सहमत भी हूँ, कि अगर आपको वर्ल्ड पावर बनना है तो पहले आपको अपनी रीजन के अंदर पावर बनना पड़ेगा। तो उनका जो रीजन है अमेरिका का, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और उसमें कोई शक नहीं है। आज वहाँ पर चाइना और रशिया, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि 2017 में टू 2017 जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार आए थे, उस समय कोई भी कंट्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, जिसको हम बोलते हैं ये लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियंस, कोई भी बेल्ट एंड रोड उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और आज की डेट में 24 मुल्क हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियंस के जिन्होंने बेल्ट एंड रोड को चाइना की ज्वाइन कर लिया है। बेल्ट एंड रोड इज अबाउट चाइनाज इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक तो ये मुद्दा है वहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उससे बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि ये मुद्दा सिक्योरिटी का है,
बड़ा मुद्दा है मिलिट्री का, वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है अमेरिका की, जिसके लिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए है, उस पे बात चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिकली सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि वो, अगर अमेरिका को बनना है, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते रहते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर एक वर्ड्स में कहा जाए तो वो मागा है, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। व्हाट दैट मीन्स इज, वो चाहते हैं अमेरिका एक बार पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो उसके लिए पहले, जैसे मैं कह रहा था, उनको अपने रीजन के अंदर सबसे बड़ा बनना है, हेजिमोन बनना है। तो ये उसके बारे में है, तो ये एक अलग चीज है। या दूसरी दूसरी आपने क्या जिक्र, हाँ, ब्रिक्स की आपने जिक्र मैं किया। ब्रिक्स पे आती हूँ, लेकिन मैंने वेनेजुएला का जो ज़िक्र छेड़ा था, वो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रही थी कि कहीं न कहीं ये भी एक, इसको कंस्पिरेसी थियरी कहेंगे या एक स्ट्रैटेजी के तौर पर, कि ये भी एक नर्वसनेस थी, यानी वेनेजुएला के तेल का जो भंडार है, रिज़र्व है, उसके अलावा कि वेनेजुएलन राष्ट्रपति की मकसद ये भी थी, उनकी एक मंशा, और वो पूरी दुनिया में एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए रिज़र्व करेंसी के तौर पर। क्या ये भी बात सच है? डॉलर को कोई भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की जा रही है। उसका मतलब क्या होता है, एक ऑल्टरनेट तरीका बनाया जा रहा है। और वो ऑल्टरनेट तरीका जो है वो ये है, और ये शुरू हुआ है यूक्रेन वॉर से। जब 2022 में यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, तब 30,000 सैंक्शंस अमेरिका रशिया पे लगाए गए थे। 30,000 आज तक किसी मुल्क पे नहीं लगे हैं, इतने रशिया पे आज की डेट में सैंक्शंस है। आइडिया ये था कि सैंक्शंस के दबाव में आके रशिया जो है लड़ाई नहीं लड़ेगा। पर रशिया ने चाइना के साथ मिलके, और बाकी और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं,